अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो सर्दी आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी आगोश में लेती हुई दिखा रही है और मौसम के अंदर खुनकी और बढ़ता हुआ सर्दी का एहसास जो है वो शहरियों को गर्मा गर्म सुबह सुबह चाय पीने पे और उसकी लज्जत से मज़ा जो है उठाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। और यूं महसूस हो रहा है कि अब स्टोर रूम से रजाइयां और कंबल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंतजामात अब किए जा रहे हैं। जनाब, सर्दी आ रही है और यही नहीं, अपने पुराने कपड़े भी जो हैं वो सर्दियों के अब निकालना लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन फैसलाबाद शहर का मौसम आज कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मिर्जा साहब, बताइएगा आज फैसलाबाद शहर का मौसम कैसा रहेगा? क्या काली घनघोर घटाएं बरसेंगी या नहीं? फैसलाबाद का मौसम जो है वो आज भी खुशगवार है। आज भी हल्की हवाएं मौजूद हैं और आज भी नजर ये आ रहा है कि सूरज की टिमटिमाहट के बावजूद फैसलाबाद शहर में तपश नहीं बढ़ेगी, दर्जा हरारत नहीं बढ़ेगा, मौसम मुतदल रहेगा। जो ही सूरज गुरूब होगा रातें जो हैं वो ठंडी हो जाएंगी, खुनकी होगी, सर्दी होगी, शहरी लिहाफ ओढ़ेंगे। सुबह सवेरे एक बार फिर सूरज अपनी रंगत दिखाएगा, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद शहर का मौसम जो है वो नहीं वैसा ही खुशगवार और दर्जा हरारत नहीं बढ़ पाएगा। हर गुजरता दिन जो है वो सर्दी की आमद की नवीद सुना रहा है। गर्मी मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुकी है और आने वाले दिनों में मौसम जो है वो ठंडा ठार होने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 14 जबकि ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 70% है। बाद दोपहर नमी कम हो जाएगी। हनान, आइंदा 24 घंटों में मौसम मुतदिल तहम खुश रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आप शहर फैसलाबाद का अहवाल बता रहे थे। और मॉडर्नाइज गुफ्तगू की जाए स्टडी के ऊपर, तालीम के ऊपर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी है। वो प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं कि जो तालीमी निज़ाम की अगर बात की जाए, सरकारी स्कूलों के तालीमी निज़ाम की, तो वो मुनफरिद है। और अगर प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स में बात कर ली जाए तो प्राइवेट स्कूल सेक्टर्स जो हैं वो तालीमी मेयार को बेहतर करने के लिए दिन ब दिन दौड़ में नजर आते हैं और एक दूसरे से सबकत ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तालीमी निज़ाम के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने खास तौर पर दावत दे रखी है। हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली एजाज साहब जो कि माहिर तालीम है। तो इन दोनों के साथ गुफ्तगू करेंगे तालीमी निज़ाम के ऊपर। पहले मैं चाहूंगा अली की तरफ चलूं। अली, क्या कहेंगे मॉडर्नाइज एजुकेशन सिस्टम की जब भी बात की जाती है तो एक चीज नजर आती है, वो क्या होती है कि लोगों को विजुअल इफेक्ट्स के जरिए अब सिखाया जा रहा है। तालीमी निज़ाम जो है उसमें तब्दीली लाई जा रही है। खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर एक तो इंग्लिश की तालीम पे जोर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि स्कूल के अंदर, मॉडर्नाइज जो स्कूल्स हैं उनके अंदर एक दूसरे को बच्चे बुलाएं भी, इंटरेक्शन भी करें तो इंग्लिश में करें। दूसरा, इसके साथ साथ वहां पे विजुअल्स के जरिए बच्चों को तालीम दी जाती है। अब विजुअल्स क्या होते हैं कि ये कहा जाता है निसाबी सरगर्मियां दूर कर दी जाएं और इसके साथ साथ वीडियोस दिखाई जाएं। जैसे एक शख्स बॉल फेंक रहा होता है, उसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल तो सिखाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी काउंटिंग करवाई जाती है कि बच्चा वो वीडियो के अंदर नजर आने वाला शख्स कितनी बार बॉल जो है वो फेंक रहा है। तो उनका ये कहना है, उनका ये मानना है, रिसर्चर्स का ये कहना है कि इससे ज्यादा जल्दी बच्चा पिक करता है और इस निज़ाम तालीम को ज्यादा बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर पाता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मॉडर्नाइज एजुकेशन के हवाले से जब गुफ्तगू की जाती है, ये चीजें कहां पे स्टैंड करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हनान भाई, थैंक यू सो मच कि आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसके थ्रू हम कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर सकें। तो जहाँ तक प्राइवेट और गवर्नमेंट सिस्टम की हम बात करें तो इसमें दोनों में जो हिरार्कीज हैं वो डिफरेंट डिज़ाइन की जाती हैं। हिरार्की भी डिफरेंट्स होती हैं। इनके जो टीचर्स के लेसन प्लान्स होते हैं उनमें एक बड़ा चेंज होता है। और जैसे कि सारे तमाम लोगों को आइडिया है कि सोसाइटी में इनकी फैसिलिटीज़, इनके कोर्स वर्क, इनकी टीचर्स की प्रिपरेशन जो है वो डिफरेंट टाइप करवाई जाती है। और इसलिए इन दोनों सिस्टम्स में एक बिग डिफरेंस आने की वजह से स्टूडेंट में जो बेसिक एक चीज़ क्रिएट होती है
जो एडोलेसेंस की एज से ही क्रिएट होना शुरू हो जाती है, वो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है कि बच्चे में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे करिकुलम की बात की जाए तो 2006 से हमारे करिकुलम पे रिव्यू नहीं किया गया। चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं, चीज़ों में चेंज आता रहता है, तो वो चेंज हमें एजुकेशन सिस्टम में नज़र नहीं आ रहा। जैसे आपने बात की विजुअलाइज के थ्रू सिखाने की, तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है, क्योंकि नई जनरेशन है, उसकी नई लर्निंग है, उसकी अपनी एक परसेप्शन है, तो उस अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी एक वास्ट हो गई है, हर सेकंड पर्सन के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसी तरह ये फैसिलिटीज़ की वजह से ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि जैसे आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो बुक्स की बहुत ज़्यादा वर्थ थी, बुक को एक ऐसा मटेरियल समझा जाता था कि लोग अपने तकिए के साथ भी बुक रख के सोते थे कि रात में भी एक एक्टिविटी मैंने बुक पढ़नी है। तो अब जब से मॉडर्न हुआ है सिस्टम, चीज़ों को अडॉप्ट करने की चीज़ें बदल गई हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। डेफिनेटली बच्चों की एक प्रॉपर क्लास होती है जिसमें वो विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं, और ये बात भी सही है कि इन चीज़ों का होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसके साथ साथ जो हमारा एक स्टडी सीक्वेंस है वो उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना चाहिए। जैसे, और ये डिफरेंस भी मेरे अकॉर्डिंग ख़त्म होना चाहिए। जैसे ये प्राइवेट सिस्टम में सारी चीज़ें फैसिलिटेट की जाती हैं बच्चे की, और प्राइवेट और गवर्नमेंट में एक डिफरेंस ये भी है कि इन दोनों की लर्निंग में जो हमारे प्राइवेट अदारे हैं वो हार्ड स्किल्स पे तो काम करते हैं। जैसे ना 2 टाइप्स की स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं जहांगीर से इस हवाले से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस तरह का मॉडर्नाइज एजुकेशन सिस्टम हमारे सरकारी स्कूलों में जहांगीर क्यों नहीं मुतारफ करवाया जाता? वहां पे क्या इश्यूज हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है? अनान, सरकारी स्कूल्स में ईसी के नाम से अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एक प्रोग्राम है, उसमें तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जो प्ले ग्रुप है उसके लिए बाकायदा तौर पर LCDs इंस्टॉल की गई हैं, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव माहौल दिया गया है, और तमाम सरकारी स्कूल्स में भी यही अडॉप्ट किया गया है। जहांगीर, मुझे ये बताइएगा कितने स्कूल हैं टोटल जिनमें इंस्टॉलेशन ये की गई है, कितनों पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और टोटल कितने स्कूल हैं जिनमें किया जाना है अभी? अच्छा, फैसलाबाद में टोटल 2210 स्कूल हैं, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है ये हर साल तकरीबन 100 स्कूल जो हैं उनमें ये ईसी प्रोग्राम के तहत उनको एक LCD, उनको फर्नीचर, उनको क्लासरूम में पेंट के हवाले से फंड देते हैं। तो अभी तक तकरीबन 400-500 स्कूल्स में ये हो चुका है। बाकी तकरीबन अगर बात करें तो 1500 के करीब स्कूल अभी पेंडिंग भी हैं, और हर साल ये प्रोग्राम जो है उसको एक्सटेंड किया जाए। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, मान लिया आपकी बात कि ये इंस्टॉलेशन की जा रही है, आने वाले चंद सालों में मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए खास तौर पे टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग कहां से करवाई गई है? क्योंकि अगर टीचर ट्रेंड ही नहीं होगा कि LCD पे पढ़ाना कैसे, बच्चों को इंटरेक्ट कैसे करना है, बच्चों के अंदर पेनिट्रेशन कैसे की जाएगी इस लेक्चर की, इस हवाले से मुझे हनान, सबसे हैरानकुन बात यह है कि जो ट्रेनिंग का सेटअप है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में है। हुकूमत की तरफ से कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के नाम से एक इदारा बनाया गया है जिसका मकसद है कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को ट्रेन करना। इनका प्रोजेक्ट था ईसी, उसके साथ ही ईसी टीचर्स ट्रेनिंग करवाई गई। इसी तरह आप जो भी टीचर गवर्नमेंट स्कूल में सेलेक्ट होगा, इंडक्शन ट्रेनिंग के बगैर वो क्लास में नहीं जाएगा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ट्रेनिंग का कोई बाकायदा तौर पर इंतज़ाम मौजूद नहीं है। जो भी टीचर है वो डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में आके उसको बता दिया जाता है जनाब आपने पढ़ाना कल से स्टार्ट। गवर्नमेंट सेक्टर में ये वाकई हैरानकुन बात है कि प्राइवेट सेक्टर से ट्रेनिंग के हवाले से आगे है। मसला कहाँ पे आता है कि टीचर्स को जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दी जाती हैं वो उनको पढ़ाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अब टीचर्स ने डेंगू के हवाले से रोज़ाना 30 तस्वीरें भी बना के अपलोड करनी है ऑनलाइन, जो एप्लीकेशन बनाई गई है। कोरोना के SOPs भी गेट पर टीचर नहीं चेक करने हैं। स्मोक के हवाले से अवेयरनेस के लिए एक फोकल पर्सन हर स्कूल में बनाया गया है। जो हुकूमत की तरफ से एक और एप्लीकेशन है कि रोज़ाना कोरोना की अपडेट करें कि आपके स्कूल में कितने टेस्ट हुए, कितने रिजल्ट आए, वो भी टीचर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में रोज़ाना बच्चों का डाटा इंटर करना, वो भी टीचर की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया गया है कि उनकी जितनी मर्जी ट्रेनिंग हो, जितनी मर्जी उनके पास फैसिलिटीज़ हों, वो उसका फ़ायदा उतना नहीं उठा पाते जितना एक प्राइवेट सेक्टर में है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में टीचर को कहा जाता है आपने जस्ट बच्चों को देखना है, उसने डेंगू को नहीं देखना, उसने स्मोक को नहीं देखना, उसने कोरोना की SOPs नहीं चेक करने। उनके पास एक्स्ट्रा स्टाफ मौजूद है ये सारी चीज़ें करने के। चलें जी, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया तो ब्रेक लेते हैं जनाब। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है।
नाज़रीन हमारे साथ जहांगीर मौजूद हैं और जहांगीर के साथ ब्रेक से पहले हमारा जो सरकारी स्कूलों का निज़ाम तालीम है इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। जहांगीर क्या कहेंगे आप, बताइएगा कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अगर बात की जाए टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, आपने कहा था कि इंस्टीट्यूट भी मौजूद है लेकिन अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी नजर नहीं आती, क्या कहेंगे? अच्छा, इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग के सतह पर तो हो रही है, आपके प्राइमरी स्कूल टीचर्स की, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की, एसएससी की और इवन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के हेड्स हैं उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग भी करवाई गई। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपकी हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी तरफ इन्वॉल्व है। अब कोरोना के बाद 15 सितंबर को जब तालीमी इदारे खुले हैं तो उस वक्त से लेकर आज तक जितनी असाइनमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल हेड्स को, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को दी गई हैं, अब ऐसा लगता है कि शायद वो पढ़ाने से ज़्यादा टाइम इन एक्टिविटीज़ को दे रहे हैं। स्कूल में सफाई के हवाले से, कोरोना के हवाले से, स्मोक के हवाले से, एंटी डेंगू के हवाले से सारी ड्यूटीज़, और इसके अलावा गवर्नमेंट की जहाँ पे भी कोई वाक सेमिनार होता है तो उसमें भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही। हमारे जो मसला ये है कि हुकूमत जो है उसको तालीम को थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए। अब इसी दौरान कोरोना की सैम्पलिंग भी टीचर से करवाई गई। सरकारी स्कूल में जो कोरोना के बच्चों के टेस्ट हुए हैं वो टीचर्स ने सैंपल कलेक्ट करके दिए हैं। अब वो टीचर्स जहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट कर रहे होंगे, और आपको यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, ये बड़ी डेंजरस चीज है क्योंकि अगर आप नाक से ले रहे हैं, ये केस भी सोशल मीडिया के ऊपर सामने आया था कि नाक से सैंपल लिया जा रहा था और ज्यादा वो स्टिक की पेनिट्रेशन करने की वजह से ब्रेन तक वो स्टिक गई और मोनाटिक फ्लूइड जो होता है ब्रेन का लीकेज होने की वजह से बंदे की डेथ हो गई। तो अगर एक ताई को आप बैठाएंगे, वो कोरोना का टेस्ट आपको उसके लिए सैंपल लेके देगा। मेरा ख्याल है कि अगर फिर 100 सैंपल करवाएंगे उसमें से पॉजिटिव तो उतने आएंगे नहीं जितने होंगे, उनको पता ही नहीं है सैंपल लेना एग्जैक्टली कहाँ से। ऐसे ही हुआ है, फैसलाबाद में 1500 के करीब बच्चों के सैंपल लिए गए हैं, सिर्फ 7 पॉजिटिव आए हैं उसमें से। और अगर हुकूमत की अपनी जो पहले वाली स्टेटमेंट्स थी कि हमारा एरर भी आ रहा है इसमें 3-4% या इससे भी ज़्यादा 6% तक भी था, उसके अकॉर्डिंगली अगर 6% या 5% या 4% भी एरर हो तो आपके तो 50-60 केसेस निकलने चाहिए थे पॉजिटिव। तो लेकिन सिर्फ फैसलाबाद में उन 1500 में से 7 केसेस निकले थे पॉजिटिव। तो इसका अंदाज़ा लगा लें कि सैम्पलिंग किस तरह से हो रही है। और टीचर से ये काम करवाया गया, हालांकि टीचर्स उस काम के लिए नहीं है। आप टीचर्स को क्लासेस में पढ़ाने दें। अब ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद खासकर कि टीचर से पढ़ाने के अलावा सारे काम लिए जा रहे हैं। तो पोलिंग एजेंट्स भी बनाया जाता है इनको और कैंपेन्स में भी लिया जाता है। आखिरकार एक टीचर से कौन कौन से काम लेने हैं? यही सबसे बड़ा मसला है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट, अच्छा देखिए, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी एजुकेशन के हवाले से रिफॉर्म की बात की जाती है, नए सिलेबस की बात की जाती है, एग्जाम सिस्टम की बात की जाती है। अच्छा, हमारा एग्जाम सिस्टम ऐसा है कि उसमें आप जितना मर्जी बच्चों को विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ा लें, जब तक वो रट्टा सिस्टम और नोट्स की तरफ नहीं जाएंगे वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकेंगे। देखें, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपको विजुअलाइजेशन से क्लियर नहीं होगा जब तक आपने उसको टेस्ट में बार बार नहीं किया होगा। टेक्स्ट जो है उसकी और इम्पोर्टेंस है और विजुअलाइजेशन की और इम्पोर्टेंस है। हमारा एग्जाम सिस्टम विजुअलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाता बच्चों को। विजुअलाइजेशन आप जितना मर्जी करते रहें, वो आपका ब्रेन ओपन कर सकता है, वो आपकी क्रिएटिविटी को उभार सकता है, लेकिन हमारा जो एग्जाम सिस्टम है ना, वो जब तक आप टेक्स्ट की तरफ नहीं जाएंगे, आप बुक रीडिंग नहीं करेंगे, आप बार बार उसको गो थ्रू नहीं करेंगे, विजुअलाइजेशन से लिटरेचर एक बहुत अहम चीज है। इस हवाले से लिटरेचर को जितना पढ़ा जाए वो आपके जो खूबियां हैं उसको निखारता है, इन्हेंस करता है। तो हमारे साथ अली भी मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। अली, जहांगीर की बातों से मुतमिन है? एग्जैक्टली जहांगीर भाई की बात ठीक है कि जिस तरह एक टीचर की लिबिलिटीज़ हैं कि उसने आने वाली कौम का एक जो ना फ्यूचर बिल्ड करना है। अब कैसी एक ना समझ में आने वाली बात है कि देखें एक टीचर से क्या क्या ड्यूटीज़ ली जा रही हैं। जैसे वो बता रहे हैं कि डेंगू की चीज़ें भी वही अपडेट कर रहे हैं, बाकी सारी लायबिलिटीज़ भी वही मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टीचर जो होता है वो एक विजनरी बंदा होता है, ऐसा विजनरी बंदा जिसने बच्चों के अंदर वाले स्किल्स, जो इनर स्किल्स है ना, उन्हें प्रोमिनेंट करना होता है और इवन उनकी करियर काउंसलिंग करनी होती है, कैरियर काउंसलिंग करनी होती है। क्योंकि उसने क्लास में अगर कोई 30 की क्वांटिटी है ना, तो उसने 30 के 30 जो है ना वो डेवलप करने हैं। एक विजनरी टीचर का तो ये पर्पज होता है। अदरवाइज जो हमारी अभी फिल वक्त करंट सिचुएशन है या जो रिव्यू हम कर लें, तो आप भी इस सोसाइटी से लिंक्ड हैं, तो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ना हमारी टीचर उस अकॉर्डिंग विजन के साथ क्लास में आ रहे हैं, ना स्टूडेंट का ये विजन है
कि यार मैं यहाँ पे जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ये मेरी सारी लाइफ को बिल्ड कर देगा। क्योंकि आप जितने टॉप लेवल सक्सेसफुल लोग देखे ना, आप उनसे इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि यार मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे इन डायरेक्शंस पे ऐड किया था, मुझे गाइड किया था। क्योंकि विदाउट मेंटोर आप कुछ नहीं है। आप मोस्ट इंटेलेक्चुअल होंगे, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप स्मार्ट वर्किंग नहीं कर रहे, आप पीछे रह जाते हैं। और अब तो, और वैसे भी मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि हमारी क्लासेस में जहाँ पे एक लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट इस तरह होने चाहिए जैसे दोस्त होते हैं। हनान देखे ना, एज ए स्टूडेंट आप क्लास में बैठे हैं, एक टीचर आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा है, आपको नहीं समझ आई, टीचर साहब से पूछ रहा गया सबको समझ आ गई है, तो सब कह रहे हैं जी सर सबको समझ आ गई है। ये टीचर के साथ नहीं, अपने आप के साथ ज्यादती है। लेकिन यहाँ पे हमें, जहाँ पे इस चीज को नेगेटिव ले रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा पॉजिटिव भी लेना चाहिए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि दोबारा पूछने पे वो गुस्सा करते हैं, जी, और उसको खड़ा कर लेते हैं कि तुमने पहले नहीं सुना, पहले नहीं सुना। ये भी एक टेस्टर होता है ना, डेफिनेटली। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो क्लासरूम होता है वो लर्निंग इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें हर बच्चे को, हर टीचर को आपस में कोऑपरेटिव होके, ना कि हम टीचर को समझें कि टीचर पता नहीं क्या है, वो अगर गलत कह देगा तो वो क्या हो जाएगा। आफ्टर ऑल टीचर भी एक लर्नर है, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें लाइफ लॉन्ग आपने लर्निंग करते जाना है। पहले आपने खुद प्रिपेयर करना है, फिर उसकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है, उस अकॉर्डिंग आपने इंप्लीमेंट करनी है। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि टीचर और स्टूडेंट का जितना कोऑपरेटिव सेटअप होगा आपस में, और टीचर्स को ये डिफरेंट लिबिलिटीज देने से बेहतर है कि उसे उसके काम की लिबिलिटीज बढ़ाई जाएं। उसका जो फ्रेमवर्क वो डिज़ाइन कर रहा है वो अपना बेहतर डिज़ाइन करे, ताकि वो स्टूडेंट के साथ अटैच भी हो सके, और उनकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं ना हर स्टूडेंट की, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को बुक्स की प्रॉब्लम्स हैं, किसी को रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। जैसे विलेज एरिया में चले जाए, रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें अडॉप्ट करना नहीं आ रहा। तो ये सारे गैप्स जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप खत्म हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक मुझे नहीं आइडिया कि क्यों हमारी इतनी गवर्नमेंट चेंज हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह वेल एजुकेटेड हैं, तो मेरी थोड़ी सी गुजारिश उनसे भी है कि अपने तालीमी इदारों में भी थोड़ा सा अपना जो बजट है वो इंक्रीज़ करें, और प्लस ये है कि चीज़ों को प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने जितनी सक्सेसफुल कौमें देखी हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ यही देखी है कि उनका तालीमी निज़ाम जो है ना वो वेल स्टेबल देखें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा जो तालीमी निज़ाम अगर बेहतर होता है तो अल्टीमेटली हमारा मुल्क के अंदर भी बेहतरी आएगी। तो बहुत शुक्रिया अली आपका, आज के शो के अंदर आए। जहांगीर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, हमारे शहर फैसलाबाद की जब भी बात की जाती है, यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज है। आर्टिस्टों के हवाले से हो, फनकारों के हवाले से हो, यहाँ पे सिंगर्स या शायर अदीब के हवाले से हो, हमारे जरखेज मिट्टी जो है, इसमें से मुख्तलिफ पौधे जो है वो निकलते रहते हैं, और बहुत सारे यहाँ का पानी जो है पूरी दुनिया को सराब करता है आर्टिस्टों की शक्ल में। इसी मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ सरवर साहब मौजूद होंगे, जो कि हमारे फैसलाबाद के एक मारूफ आर्टिस्ट हैं, और इनकी खूबी ये है कि कोई भी शख्स इनके सामने बिठा दिया जाए या उसकी तस्वीर दिखा दी जाए जस्ट एक दफा, और उसके बाद जुबानी वो हिफ्ज कर लेते हैं, उसके चेहरे को अपने जहन नशीन कर लेते हैं, और उसका स्केच जो है वो पेंसिल के साथ तैयार कर देते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा, जो कि फिल्म डायरेक्शन में काम कर रहे हैं इस वक्त, और हमेशा हुस्न की तलाश में और नए टैलेंट की तलाश में रहते हैं। तो अली रजा, आपको भी वेलकम करते हैं। आपसे फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे सिनेमा घर जो है वो आजकल काफी वीरान है। वीरान होना तो दूर, खुल ही नहीं रहे। सिर्फ फैसलाबाद के अंदर एक सिनेमा है जो कि अभी तक खुला है, बाकी तमाम के तमाम सिनेमा घर जो है वो बंद है, क्योंकि नई मूवीज नहीं आ रही। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले मैं सरवर साहब की तरफ जाना चाहूंगा और इनसे गुफ्तगू करेंगे। जनाब, किस तरह से ये स्किल्स आपने डेवलप की अपने अंदर कि जस्ट एक दफा देखा और चेहरा बना दिया, जहन नशीन कर लेते हैं चेहरों को आप? जी अनान भाई, अल्लाह का शुक्र है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। वैसे भी मैंने मास्टर डिग्री की हुई फाइन आर्ट में कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो बीएफए भी वहाँ से किया, फिर एमएफए किया, उसके बाद डीपीएस में एज ए आर्ट लेक्चरर जॉब की 2 साल। तो उसके बाद फिर मैं जॉब छोड़ के रिज़ाइन देकर अपना कर लिया। मरी मार रोड पे मैं लाइव स्केच बनाता हूँ,
अच्छा, यानी रोड पे आप जो है वो स्टैंड लगा के खड़े हो जाते हैं, जिसने स्केच बनाना है 10 मिनट में 10 स्केच मिनट उसका तैयार कर दिया जाता जी है। सर। एक और इनके अंदर खूबी है कि एक तो स्केच बनाने वाले देर लगाते हैं ना, ये 10 मिनट के अंदर बिना रेस किए उसे स्केच को तैयार कर लेते हैं और बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं। उनको गिनवाता चला जाऊंगा तो मेरा ख्याल है काफी देर हो जाएगी, हमारे पास वक्त कम है। तो मैं चाहता हूं आप आज स्केच मुझे मेरा ही स्केच बना के, क्योंकि आपके आंखों के सामने मौजूद हूं, तो स्केच बनाएं ताकि हम ऑडियंस को भी दिखाएं कि आपके अंदर कितने स्किल्स हैं जो कि मौजूद हैं। जितनी देर आप स्केच बनाएंगे उतनी देर मैं अली रजा से गुफ्तगू करूंगा। मैं चाहता हूं स्केच बनाना स्टार्ट करें आप। जी सर। तो अली रजा हमारे साथ मौजूद है। जनाब, अली रजा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। अली रजा, क्या माजूद चाहूंगा, क्या कहेंगे आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अगर खास तौर पर बात की जाए तो फैसलाबाद के सिनेमा घर अभी भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हैं, बंद हैं और सिर्फ एक सिनेमा अभी वर्किंग पोजीशन में है, वो भी क्योंकि बड़ी कंपनी होने की वजह से किसी ना किसी तरह स्टेबलाइज उन्होंने अपने आप को किया है। बाकी जो जाती तौर पे जिन लोगों ने सिनेमा घर खोले थे वो तो इस काबिल भी नहीं रहे अब के वहाँ जितना स्टाफ था उसको तनख्वाह दे सकें। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, ये जो सिनेमा लाइन है या फिल्म इंडस्ट्री है, फ्यूचर में तो दबाव लग रही है। जिस तरह के लॉकडाउन गए हैं या कोरोना की वजह से जितना बड़ा गैप हो चुका है, तो हालांकि अब गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं सिनेमाज बंद है, तो ये तो 10 अगस्त से इन्होंने परमिशन दे दी सिनेमाज को भी, थिएटर्स को भी। तो अब ये है कि प्रोड्यूसर हजरात फिल्में नहीं दे रहे, हालांकि बनी हुई है पाकिस्तानी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एसओपी की हुई है 60-40 के परसेंट से, कि सिनेमा हॉल में सिर्फ 40% जो हम ऑडियंस को रख सकते हैं और 60% हम नहीं बिठा सकते। तो फिल्मों में इतना एक्सपेंस होता है कि इतने कम तादाद में हमारे बजट पूरा नहीं होता। अच्छा, इसमें ये भी तो एक फैक्टर है ना अली रजा, कि गवर्नमेंट की तरफ से फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा स्टैंड करने के लिए ये कहा गया था कि 1 साल तक इनको टैक्स रिलीफ दिया जाए। अब वो टैक्स रिलीफ तो दे दिया गया, लेकिन सिनेमा खुलेंगे तो उनको कोई टैक्स रिलीफ मिलेगा ना? नहीं, ऐसा है कि सिनेमा इंडस्ट्री को तो कई साल हो गए टैक्स नहीं है, टैक्स माफ है इनको कई साल। थिएटर इंडस्ट्री को टैक्स है, लेकिन उनकी कमी कर दी गई है, लेकिन माफ नहीं किया गया। लेकिन बढ़ती बिजली की कीमतें जो हैं वो तो आप पे असरअंदाज होती हैं कि नहीं? जी जी, बहुत अगर ज्यादा होती हैं। बिजली की कीमत बढ़ जाती है, एयर कंडीशन बड़े बड़े लगे होते हैं यूनिट्स उसके अंदर, और मूवीज चल रही होती हैं, 24 घंटे एयर कंडीशंस चलते हैं, वहाँ पे लाइटिंग का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। अगर फी यूनिट पैसे बढ़ते हैं बिजली के तो आपके जो फायदे हैं वो कम हो जाएंगे, नुकसानात ज्यादा हो जाएंगे, अखराजात ज्यादा हो जाएंगे, और उससे अल्टीमेटली जो आपको बजट बचता है एक, वो नहीं बच पाएगा उस तरह से। और जब अल्टीमेटली जब एक सिनेमा इंडस्ट्री फायदा हासिल करने के बजाय नुकसान की तरफ जाना शुरू हो जाए तो वो इस इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता है, और शायद यही वजह है कि अखराजात ज्यादा होने की वजह से अभी सिनेमा घरों को दोबारा नहीं खोल रहे। जी बिल्कुल, अखराजात इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, उसके बाद सैलरीज आ जाती हैं, और अब कंटेंट है नहीं चलाने के लिए, स्टाफ भी ऑन ड्यूटी हो और कस्टमर भी इतने ना हो, तो एक्सपेंस कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इन एक्सपेंस को पूरा करने के लिए आपको क्या समझ आती है कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ? इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने ये जो 40% की इजाज़त दी है, 60% की नहीं दी है, तो ये ख़त्म कर दें तो हम नेक्स्ट वीक ही ये सिनेमा ओपन कर सकते हैं। फिल्में भी प्रोड्यूसर फौरी तौर पे दे सकते हैं, तो फिर हम किसी ट्रैक पे चढ़ सकते हैं। अच्छा, ये भी देखने को आया है, महसूस होता है कि मूवीज काफी बनी हुई हैं लेकिन उन्होंने रोक के रखी हैं कि इनको रिलीज ही तब किया जाएगा जब मुकम्मल तौर पे सिनेमा बहाल हो जाएंगे। अगर तब अभी रिलीज कर देते हैं तो इसका बिजनेस वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। नहीं, कभी भी इसका बिजनेस बिल्कुल 50% भी कह लें कि रिकवर नहीं होगा। तो अब ये कि पाकिस्तानी जो अच्छी फिल्में आई हुई, काफ़ी ज़्यादा लाइनअप हुई हुई हैं, वो सब ने माइंड लगाया हुआ है जी कि हमने ईद उल फितर पे उसको रिलीज करेंगे, उससे पहले कोई भी फिल्म की उम्मीद नहीं है। यानी ये तो फिर एक मुकम्मल 1 साल की ब्रेक होगी। जी। और साल की ब्रेक में बहुत नुकसान होगा हमारी इंडस्ट्री का। और इवन कुछ सिनेमा घर थे फैसलाबाद में खुलना शुरू हो गए थे, हमारे यहाँ स्क्रीन्स बहुत कम थी, इक्का दुक्का स्क्रीन्स थी, लेकिन अब स्क्रीन्स खुलना शुरू हुई ही थी कि साथ ही कोरोना वायरस ने जो है वो अपना जोर दिखाया, और जो शख्स इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर भी रहा था उसको भी एक बार दोबारा से सोचना पड़ा कि आया मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही सिनेमा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग पीरियड के लिए सिनेमाज बंद हुए हैं। बाकी जो 3-4 सिनेमाज अंडर कंस्ट्रक्शन थे, आपने काफी बनाए हैं और मैंने देखा है कि तराशा है उनको बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने। तो ये हुनर आपने सीखा कैसे? मतलब बहुत लोग करते हैं, अगर कोई फाइन आर्ट में है, अगर स्केचिंग बना रहा है स्केचिंग करता है, पेंट आर्ट कर रहा है तो पेंट आर्ट करता है, आपने एक नहीं बल्कि मल्टीपल
टैलेंट से आपके अंदर? जी सर, वर्किंग से, मेहनत से अल्लाह ताला हुनर इंसान को दे देता है। चले जी, अच्छी बात है। और पेंटिंग हमारी कहां तक पहुंची ये आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कितनी देर और रिक्वायर्ड है इसे तैयार होने के लिए? हाँ जी, 5 मिनट और बस। 5 मिनट और हैं जी। 5 मिनट में पेंटिंग जो है वो तैयार कर ली जाएगी। स्केच तैयार किया जा रहा है सर्वर की जांच से। और उतनी देर अली रजा के पास चलते हैं। अली रजा, आप थिएटर के अंदर भी काम कर चुके हैं, हमारी थिएटर इंडस्ट्री काफी फ्लरिश कर रही है, लेकिन जब बात टैक्सेस की आती है इसके ऊपर लगने की, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वहां पे जितनी सीटें बैठे होते हैं लोग, उतने ही सीटों के हिसाब से गिनती की जाती है और उतनी सीटों पे टैक्स लगा दिया जाता है। अल्टीमेटली एक बड़ी टीम होती है जब किसी भी ड्रामे के अंदर कास्ट करना हो, 10-15 नहीं 20 आर्टिस्ट के करीब होते हैं। कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ड्रेस वाले होते हैं, डांसिंग स्टार्स होते हैं, और आर्टिस्ट जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक मुकम्मल टीम होती है। अब उनका अच्छा खासा मुआवजा प्रोड्यूसर ने देना होता है। प्रोड्यूसर उनका मुआवजा भी देता है, सीटों पे टैक्स भी देता है, और आज आके जो बचत होती है उससे सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और शायद यही वजह है कि थिएटर जहां पे एक वक्त में हमारे शहर में काफी ज्यादा थे, बहुत सारे थिएटर बंद भी हुए। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये कि एफओसी में भी अगर कोई गेस्ट भी आए तो ये जो टैक्स जो उनका भी पे करना पड़ता है, तो जितने भी पर्सन हो उनका टैक्स जो करते हैं, तो इसकी वजह से जो एक्सपेंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये पूरे नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते। और इसके साथ साथ यही वजह होती है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका मुआवजा नहीं बढ़ा पाते प्रोड्यूसर। मतलब कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, पब्लिक कितनी भी लाइक कर रही हो, अगर प्रोड्यूसर की सख्त में ही मौजूद नहीं है चीज, तो वो किस तरह से उसे सर्वाइव करवा? बिल्कुल प्रॉफिट के हिसाब से, अगर प्रॉफिट उसको होगा ऑटोमेटिकली उसके साथ जितने भी टीम में मेम्बरान हैं तमाम तरह खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन अब टैक्सेस भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, तो ये बहुत मुश्किल जो है ना हो जाता है प्रोड्यूसर के लिए। और कई दफ़ा प्रोड्यूसर से गुफ्तगू भी हुई है, तो उनका यही कहना है कि हम कुछ पैसे बचाते हैं, और जब हमारे पास बचत ज़्यादा आती है तो फिर हम बमुश्किल कोई बाहर से मतलब लाहौर से कोई बड़ा आर्टिस्ट बुलाते हैं ताकि हमारी थिएटर इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव करे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्योंकि जो मेन कास्ट है, जो बड़ी कास्ट है लाहौर से आते हैं, वो तो काफ़ी कॉस्टली होती है, आप भी इस बात को जानते हैं। तो क्योंकि उसके लिए तो एक ड्रामे से तो नहीं हम नेक्स्ट में कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े बचा के जो है ना आगे कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस इतने हैं, टैक्सेस इतने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना कॉस्टली है, तो जिसकी वजह से पूरा अखराजात नहीं हो सकते। अच्छा, थिएटर एक्सपेंस के अलावा अगर देखा जाए, कुछ आर्टिस्ट बड़े महंगे भी होते हैं, उनको ले तो आते हैं यहाँ पे, लेकिन ला के सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत रहते हैं। जैसे पिछले दिनों खुशबू यहाँ पे आई थी, यहाँ पे मीरा जी आई थी, मीरा जी की लाइव परफॉर्मेंस के दौरान फायरिंग जो है वो हो गई। तो इससे एक आर्टिस्ट के नज़र में हमारे शहर की इमेज बहुत बुरी बनती है, और नेक्स्ट टाइम वो आने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। आप क्या कहेंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? सिक्योरिटी के हवाले से सीपीओ फैसलाबाद को, थिएटर्स को सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के हवाले से जो थिएटर लाइन है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ये अनसिक्योर है। सिक्योरिटी को गवर्नमेंट को चाहिए कि वो थिएटर्स में, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस के लिए लाइव एक्टर्स आते हैं, तो उनकी कोई सिक्योरिटी का इनको इंतजाम करना चाहिए। इंतजाम तो करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इंतजाम किए नहीं जाते। दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही नजर आ रहे हैं, इस तरह के कम होते नहीं नजर आते। अच्छा, हमारे आर्टिस्टों की अगर बात की जाए, उस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, चाहे वो सिंगर्स का हो, शायरों का हो, स्टेज आर्टिस्ट का हो। वो बाहर कहीं कंट्री में जाते हैं तो उनको अच्छा ट्रिब्यूट दिया जाता है, अच्छी अर्निंग करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नसीम विकी की अगर बात की जाए, हमारे पंजाब की थिएटर इंडस्ट्री की जान है वो, इंडिया के अंदर जाके भी उन्होंने परफॉर्म किया। वहाँ पे उनका कहना था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो उनको मिला, लेकिन मल्टीटास्किंग कुछ इस तरह से होते हैं कि वहां पे उनका कहना था कि शाहरुख खान के साथ एक दिन काम कर रहे हैं और अगले दिन फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आके बबू बराल और हमारे यहाँ जो दीगर आर्टिस्ट हैं गुलफाम वगैरह, उनके साथ काम करना पड़ता था, और हर तरह का टास्क निभा लेते हैं। इसके बावजूद उनकी इज्जत उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से उनको करना चाहिए। ऐसे में मसला ये है कि आउट ऑफ कंट्रीज में या इंडिया के जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उधर आर्टिस्ट को, इस फन को पूजते हैं, जिस तरह बहुत पूजते हैं, बहुत उनको वो करते हैं, लेकिन इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो लेकिन ये कि जो पाकिस्तान में आर्टिस्ट को इतने वो वैल्यू नहीं समझते, हालांकि ये बहुत बड़ा फन है, और इन्होंने फ्यूचर कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि ये पत्नी फील्ड अच्छी नहीं है, ये नहीं है,
तो आर्टिस्टों को इतना यहाँ पे करते नहीं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी आर्टिस्टों को इतना सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा, कोरोना के दिनों की अगर गुफ्तगू की जाए, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो कोरोना फंड लेने से भी महरूम रह गए, जो एहसास प्रोग्राम के जरिए दिया गया या इसके अलावा आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के जरिए आर्ट काउंसिल की जांच से दिया गया। उसमें भी जब स्क्रूटनी हुई तो उनकी तरफ से ये इल्जामात लगाए गए कि जिन लोगों को देने चाहिए थे उन लोगों को नहीं दिए फंड और ऐसे लोग नवाज दिए जिनको जरूरत भी नहीं थी। आप क्या कहेंगे इस सवाल? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको नहीं मिल पाया जी, कागजात जा रहे हैं, आ रहे हैं, जमा कर दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत कम आर्टिस्ट हैं जिनको वो मिला है, लेकिन वो इतने नहीं थे जिनको जरूरतमंद थे, वो लोग महरूम रह गए हैं। वो आज भी जो इस चीज़ के पीछे हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आर्ट काउंसिल को इस हवाले से इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के जरिए दोबारा से काफ़ी आर्टिस्टों की इन्होंने स्क्रूटनी की है और रीजन भर से जितने भी आर्टिस्ट थे उनको इकट्ठा किया था। उसके जब अप्रूवल लेने के लिए एससी सिटी अयूब बुखारी के पास ये गए तो उन्होंने दोबारा स्क्रूटनी का ऐलान किया। उन्होंने कहा जितने भी आर्टिस्ट आपने सेलेक्ट किया उनको दोबारा मेरे ऑफिस लाया जाए, तो उन्होंने दोबारा स्क्रूटनी की थी, जिसके ऊपर आर्ट काउंसिल का ये कहना था कि हम उनको तो बुला सकते हैं जो हमारे इनसाइड सिटी मौजूद है, शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो शहर के बाहर के लोग हैं उनको नहीं बुला सकते। लेकिन अल्टीमेटली जब तक स्क्रूटनी का अमल जो है वो बेहतर नहीं किया जाएगा, ऐसे ही हमारे एक आर्टिस्ट थे जो कि पिछले दिनों तशरीफ लाए, वो स्कल्पचर्स तैयार करते थे और इसके साथ साथ हैंड राइटिंग के जरिए जो है बड़े मुनफिद फन पारे तैयार करते थे। उनका ये कहना था कि चलने से वो कासिर हैं, पाँव में उनके जान नहीं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की जा रही। तो ऐसे आर्टिस्ट जिनके पास हुनर है लेकिन इसके बावजूद आर्ट काउंसिल उनको सपोर्ट नहीं कर रही, क्या कहेंगे इस सवाल? जी बिल्कुल, इसने उनको सपोर्ट नहीं करी। कई आर्टिस्ट हैं वो तो बेचारे भीख मांगने पे भी मजबूर हो गए हैं, कई आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, और कईयों ने साइकिल पंचर की दुकानें खोली है, कई घरों से झुग्गियों में दाखिल हो चुके हैं। तो ये इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम आर्टिस्टों को या फिल्म इंडस्ट्री को या शोबिस की दुनिया को, जितने भी इसमें हैं या जितने भी आर्ट के रिलेटेड लोग हैं, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कम लोग होते हैं जो कि अच्छी अर्निंग कर रहे हो, ज्यादातर उनका क्रू होता है जो कि कम पैसों के साथ। बिल्कुल, उनको सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का नाम भी ऑटोमेटिकली अप होगा। जिसने वो उनका दुनिया में होगा यकीन वो कहेंगे जी पाकिस्तान का ही है आर्टिस्ट है या जो भी है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो फिर ही कुछ इसका आउटपुट निकल सकता है। बिल्कुल आउटपुट उसका निकल सकता है। हमारे साथ सर्वर साहब मौजूद है, उनसे पूछता हूँ जनाब कहां तक पहुंचा काम? जी सर, बस 1-2 मिनट और। 1-2 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। और सर्वर साहब इस वक्त जरा अपने हाथ को तेज चला रहे हैं, जैसे कि आप, मैं चाहता हूं थोड़ा सा स्क्रीन पे भी दिखा दें ताकि इनको पता चल सके कि सर्वर जो पेंटिंग तैयार कर रहे हैं वो काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है और कुछ ही देर में मुकम्मल हो भी जाएगी। ये बहुत बड़ा हुनर है जो कि इनके हाथ में मौजूद है, और हुनर जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट होता है, और ये किसी किसी को होता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, शायर हो, अदीब हो, हर एक को जो सलाहियत बख्शी जाती है वो खुदादात सलाहियत होती है, वो अल्लाह ताला बख्शते हैं उस इंसान को, और ये बहुत बड़ी नेमत होती है। और ये भी एक नेमत है जिससे सर्वर साहब को नवाजा गया है। पेंटिंग काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, वक्त हमारे पास कम है, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका अली रजा, आप आज के शो के अंदर आए। सर्वर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले सर्वर जो कि आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, वो मेरी तस्वीर जो है वो स्केच कर रहे थे और उनका कहना था कि 10 मिनट में वो तस्वीर तैयार कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। 10 मिनट में उन्होंने स्केच तैयार कर लिया। अब वो स्केच में थोड़ा आपको दिखा दूं ताकि आपको पता चले कि इसकी सिमिलैरिटी मेरे साथ कितनी है। ये हैं वो आर्टिस्ट जो कि अनमोल हैं, असासा हैं हमारे शहर का, हमारे मुल्क का, लेकिन ऐसे असासे को पहचानने में मुश्किल जो है वो दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि लोगों को उनका चेहरा दिखाया ही नहीं जाता। तो 10 मिनट के अंदर इन्होंने ये तस्वीर जो है वो तैयार कर ली है, और इसके साथ साथ बहुत सारे मजीद फन पारे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, और यही नहीं बल्कि दीवारों के ऊपर भी पेंटिंग उनकी जान से की जाती है। तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे आर्टिस्टों की, और वक्तन फवक्तन हम कोशिश करते हैं कि अपने शो के अंदर भी ऐसे आर्टिस्ट दिखाते रहें
ताकि उनकी पहचान जो है वो लोगों के सामने लाई जा सके। तो जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि शेफ जहांगीर आज हमें क्या बना के खिला रहे हैं। तो शेफ जहांगीर हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब, कैसे हैं शेफ आप? जी ठीक ठाक सर। आप शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज हम, और क्या मुनफरिद होगा? आज मुझे थोड़ी सी रेसिपी जो है वो मुनफरिद नजर आ रही है, मुख्तलिफ नजर आ रही है, तो मेरा ख्याल आज कुछ स्पेशल तैयार होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं जो पंजाबी ढाबे की रेसिपी हमारी तवा कीमा। तवा कीमा तैयार किया जाएगा जनाब, लज्जत भरा तवा कीमा और हल्की हल्की सर्दी, गर्मा गर्म फुलके और साथ में कोल्ड ड्रिंक। जनाब, आज तो काफी माहौल बनेगा। पर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तवा कीमा तैयार किसमें किया जाएगा, गोल्डन घी में या गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर? कुकिंग ऑयल में तैयार करेंगे। गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल और घी की बात की जाए तो इसमें विटामिन का ब्लेंड है। विटामिन ए इसके अंदर मौजूद है जो कि आपके विजन को क्लियर करता है। विटामिन डी जो कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व है। विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और इसके साथ साथ आपके हेयर्स की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही नहीं बल्कि इसको ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, डबल रिफाइंड तरीके से तैयार किया जाता है। हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक इस चीज को तैयार किया जाता है और ये ख्याल रखा जाता है कि इसकी क्वालिटी बेहतर हो, क्योंकि क्वालिटी अगर बेहतर है तो उससे क्या होगा, जो भी खाना आप इसके अंदर बनाएंगे उसकी लज्जत में दिन ब दिन इजाफा होगा। क्योंकि जब आप बनाएंगे इसके अंदर खाने को तो उसकी महक, उसका अरोमा, उसका टेस्ट जो है वो मुनफरिद होगा बाकी घी की क्वालिटी से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि घी या कुकिंग ऑयल को परचेज करना है तो बाजार में जाते सबसे पहले अगर किसी चीज की डिमांड करें तो गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी की आप डिमांड करें, क्योंकि वेजिटेबल्स से इसे तैयार किया जाता है। तो मैं चाहता हूं हमारा जो सेगमेंट है उसे कंटिन्यू किया जाए और आज की रेसिपी बताई जाए और रेसिपी के बाद हम तरीका बताएंगे कि इसको किस तरह से तैयार करें। आज की जो रेसिपी है वो 1 kg हमने कीमा लिया है। उसके लिए मैं 1 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून साल्ट है हमारे पास, और लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च वो भी 1 टेबलस्पून है, 1 टीस्पून काली मिर्च है और 1 टीस्पून तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ना वो चिकन पाउडर है और 1 टेबलस्पून जीरा है मेरे पास। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। टमाटर काफी ज्यादा है, मुझे लगता है टमाटर जो है वो टेस्ट में काफी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए टमाटर इसमें ज्यादा डाले जा रहे हैं। उसके साथ साथ उसके बाद ग्रीन चिल्ली है वो थोड़ी बड़ी कटी हुई है मेरे पास, और गार्निशिंग के लिए यूज जी जी जी। लेकिन दही का क्या अमल दखल होगा? दही हम इसकी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसको शाइनिंग बनाने के लिए, जैसे कीमे की जो शाइन होता है उसमें एक चमक होती है डिश के अंदर, वो जो है ना दही के साथ हम बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये लेमन जूस है, क्या चीज है शेफ? ये लेमन जूस है, ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी चिकन की एक स्मेल होती है, वो चीजें खत्म करने के लिए। क्योंकि इसकी स्मेल खत्म होगी तो आपका टेस्ट इनहैंस होगा, तो इसलिए ये रेसिपी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि साथ साथ में हम बनाएं भी और तरीका भी बताएं। पहले मैं चाहता हूं आप कंप्लीट तरीका बता दें कि चिकन को किस तरह से हंडिया में डाला जाएगा, क्या क्या चीजें किस तरीके से ऐड की जाएंगी और कब कब ऐड की जाएंगी, स्टेप्स जो हैं इसके बता दें। जी, मैं सबसे पहले इसमें ऑयल डालूंगा, उसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे, गार्लिक और जिंजर दोनों पेस्ट बनाया हुआ है मैंने। ऑयल मेरा ख्याल डाल दिया जाए अभी जी। और साथ साथ में हम इसे पकाते भी जाते हैं ताकि मैं पकाऊंगा आप बताएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं और नाज़रीन कि ऑयल जो है वो अब ऐड किया जा रहा है, और ऑयल कितना ऐड करना है ये भी बता दें 1 kg के लिए। तकरीबन कुछ लोग ज़्यादा ऑयल लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। तकरीबन 1 kg के लिए मैं 100 ग्राम ऑयल डाला मैंने। 100 ग्राम ऑयल डालें और कोशिश करें कि ऑयल कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना भी है तो फिर गोल्डन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो। और जनाब इसके अंदर अभी ये गार्लिक जो है वो ऐड कर दी गई है और इसे पकाया जाएगा अच्छे से, और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते तब तक अगली चीज ऐड की जाएगी। लेकिन आप बताते जाएं साथ साथ कि ऐड क्या क्या किया जाएगा। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है। और टमाटर को कितनी देर पकाएंगे? टमाटर की हमने ग्रेवी बनानी है। टमाटर की ग्रेवी बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि टमाटर को अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाएंगे, अगला स्टेप जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो टमाटरों के बाद हम कौन सी चीज ऐड करेंगे? उसके बाद सारे मसाले हमने डालने 1 by 1 करेंगे। जी जी, 1 स्टेप्स इनके बता दें कौन कौन सा मसाला। स्टेप सबसे पहले हल्दी डालेंगे, नमक है,
फिर हमारे पास लाल मिर्चें 2 किस्म की, फिर चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर है और ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें डालेंगे, उसके बाद हम गार्निश की तरफ आएंगे। और दही पड़ा है हमारे पास। अच्छा, ये ब्राउन हो चुका है मेरा ख्याल है। अब टमाटर जो है वो ऐड कर दिए जाएं, और टमाटर ऐड कर दिए गए हैं। जनाब छींटे काफ़ी उड़ रहे हैं। शेफ डरते नहीं है, मैं डर जाता हूँ, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, वैसे शेफ जब छींटे उड़ते हैं तो आपके ऊपर नहीं गिरते ये, या हाथ पक्के हो गए हुए हैं अब महसूस नहीं होते? अभी वो बस अंदाज़ा होता है हमें कि कितना दूर तक आएंगे, उतना कवर कर लेते हैं। चलेगी। अभी इसको कितनी देर पकाया जाएगा, तकरीबन कितना वक्त लग जाता है इसे? तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में ये मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे। जी। और अभी इनको भरपूर तरीके से पकाया जाएगा। इसको पकाने का मकसद ये होता है कि इसका जो अरोमा आता है, इसका जो टेस्ट होता है, वो ऑयल के अंदर या गार्लिक जो हमने इसमें यूज़ किया उसमें पेनिट्रेट कर जाए, मिक्सअप हो जाए। और जब इसका टेस्ट इसके अंदर आ जाता है तो वो उतना ही अच्छा ग्रेवी के लिए फिर होता है। जी। और ग्रेवी भी उतनी ही ज़बरदस्त तैयार होती है। तो इसे पकाया जा रहा है। और इस हवाले से अगर ड्रिंक्स किसी ने कोई तैयार करनी हो साथ में, लेमन सोडा या फिर कुछ और, ज़्यादातर क्या पसंद की जाती हैं चीज़ें ड्रिंक्स में? अगर देखा जाए देसी ढाबा में अगर देखा जाए तो आप बता रहे हैं कि तवा कीमा तैयार किया जाए, लोग ड्रिंक्स क्या डिमांड करते हैं? वहाँ पे हमारे पास कंजीवीन होती है, वो ज़्यादा हमारी फेमस है वहाँ पे। कंजीवीन जी, क्योंकि ये पाकिस्तानी खाने थोड़े हैवी होते हैं, उसे डाइजेस्ट करने के लिए स्कंजवी भी जो है वो चाहिए होता है। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और इसी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नए मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, जब भी कोई घर या कारोबारी मरकज तैयार किया जाता है तो उसके लिए इंतखाब तारों का जो होता है वो इंतहाई सोचो समझ के बाद किया जाता है। उसके पीछे वजह ये होती है कि जब आप कोई पायदार चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप शॉर्ट सर्किट से महफूज रहते हैं। फास्ट केबल्स के हवाले से मैं लाजमी आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब भी कोई मकान तैयार किया जाता है, कारोबारी मरकज तैयार किया जाता है, या फिर इसके अलावा दुकानें तैयार की जाती हैं, तो आवाम की अव्वलीन तरजीह फास्ट केबल्स होते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की नुमाया मैन्युफैक्चरिंग केबल नेटवर्क है जिसके जरिए ऐसी केबल्स तैयार की जाती हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग तो होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके रिजल्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। यही वजह है कि तमाम पाकिस्तान भर के जितने भी बिल्डर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनकी अव्वलीन तरजीह फास्ट केबल्स होती है, क्योंकि इनके पास मौजूद है खैमा गोल्ड टेक्नोलॉजी और सीसीवी टेक्नोलॉजी। खैमा गोल्ड सर्टिफिकेशन इनके पास मौजूद है जिसके जरिए इनको मुनफरिद तारें बनाने का आज़ाद हासिल है। मेयार बेहतर होने की वजह से जितने भी लोग हैं, इनोवेशन बेहतर होने की वजह से, मेयार बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान की नंबर 1 केबल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। और जितने भी नए डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, जितने भी नई बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जब उनमें केबल्स लगाने की बारी आती है तो उनकी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि फास्ट केबल का इस्तेमाल किया जाए। फास्ट केबल्स को बनाने की वजह से बहुत सारे फायदे हैं जो कि आपको मिल सकते हैं, यानी बिजली की खपत आपकी बहुत कम हो जाती है। इसके अंदर आला मेयार का कॉपर जो है वो यूज किया जाता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत तो कम होती ही होती है, आपकी जान की सिक्योरिटी भी होती है। जान की सिक्योरिटी अब किस तरह से होती है वो भी आपको बता देते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमें यह देखने को मिलता है कि तारों की लो क्वालिटी यूज करने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अगर किसी कारोबारी मरकज या गोदाम के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, उससे जहां पे आपके माल का नुकसान होता है वहां पे जान का नुकसान भी हो सकता है। तो जनाब, इन चीजों से बचने के लिए हम तो आपको यही रेफर करेंगे कि आप फास्ट केबल्स का इस्तेमाल करें। और फास्ट केबल्स के हवाले से आज मजीद गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है गुलाम यासिन कादी साहब को, जो कि फास्ट केबल के रीजनल बिजनेस मैनेजर भी हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। और फास्ट केबल के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मेयारी केबल का इस्तेमाल कितना अहम और कितना जरूरी होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, मकान के अंदर, घर के अंदर, या फिर अपने ऑफिस के अंदर, दुकान के अंदर इस्तेमाल करना कितना जरूरी होता है? अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, और मैं सिटी 41 की मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं एक ज़हीन और यंग पर्सन के साथ बैठा हूँ। सर थैंक यू वेरी मच। तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर में बहुत अहम रोल है इसका, और घर में ये चूँकि हिडन होती हैं तो इनको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे प्रिकॉशंस जो है वो देखने चाहिए। इसके मेयार जब तक नहीं है, आपकी सिक्योरिटी
पूरी नहीं है जिस पे आप यकीन कर सकें। मियारी केबल्स इस्तेमाल करने के लिए केबल के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। केबल एक तो ब्रांडेड हो, जो कि पब्लिक वॉइस हो। पब्लिक वॉइस क्या है? वो हमारे कंसल्टेंट, डिज़ाइनर, इंजीनियर्स जो इस केबल को इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मियारी केबल क्या है। मियारी केबल वो है जो इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाई जाए। इसका मटेरियल जो पाकिस्तान में है, हम उसको ये तो नहीं कह सकते गैर मियारी है, लेकिन इससे बेहतर मियार का जो मटेरियल है वो इंपोर्ट किया जाता है। दोनों चीज़ें पीवीसी, कापर और बड़े आला दर्जे का होना चाहिए। ये और खेमा इसके गोल्ड सर्टिफिकेशन क्या है? इस खीमा हवाले से गोल्ड खीमा नेदरलैंड में एक लेबॉरेटरी है जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करती है, और 7 कॉन्टिनेंट्स में उसको वो ट्रस्ट वर्दी है, उस पर यकीन किया जाता है, और उसके सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि ये कंपनी एनवायरमेंटली, मैनेजमेंट वाइज और अदर जो प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी के लिए, उसमें ये सबसे बेहतर है। और गोल्ड का जहाँ तक तल्लक है तो ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस, लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स जो इस वक्त यूरोप में, अमेरिका, कनाडा और अदर कंट्रीज़ में प्रैक्टिस हो रहे हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड कहलाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पीछे 60, 50 और 70 की दहाई में यूज़ होती थी, वो स्टैंडर्ड अब ऑब्सलीट हो चुके हैं। तो खीमा गोल्ड हाईएस्ट स्टैंडर्ड को, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, टॉलरेंस होती है, तो ये टॉलरेंस नहीं, ये जनरस मेंटालिटी के साथ जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, उसको ये जस्टिफाई करता है। ये टाइप टेस्टिंग होती है केबल की, और उसको सारे जानने के बाद जस्ट नॉट ओनली सैंपल्स, ये पूरी कंपनी का ऑडिट करते हैं, और उसके बाद उसको प्रोडक्ट से रिलेट करके ह्यूमन सोसाइटी के लिए कितनी बेनिफिशियल है, कंज्यूमर को कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फिर ये सर्टिफिकेट इशू होता है। अच्छा, तभी ये कहा जाता है कि अगर आप फास्ट केबल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका यूज जो है वो नस्लों तक जारी रहता है। इसके पीछे क्या वजह है? मतलब इतनी लॉन्ग लास्टिंग है ये? क्या क्वालिटी यूज करते हैं? ये हमारा क्लेम है कि ये नस्लों तक चलता है, और ये प्रूवन भी है। उसकी वजह यह है कि ना ये गोल्ड, खीमा गोल्ड इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि ये प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई गई है। इसके साथ साथ ये इन चीज़ों को भी करता है कि नस्लों तक चलने से मुराद ये है ड्यूरेबिलिटी, इसका मटेरियल अच्छा है, इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, लेटेस्ट प्लांट जो हमारी सीसीवी लाइन है उस पे बनाया गया है, तो इसमें किसी किस्म का फ्लॉ नहीं छोड़ा गया। इसमें ना सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी सिक्योरिटी भी है, और तमाम क्वालिटी के ऑप्शन मटेरियल परचेज करने से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने तक वो सारे हमने पूरे किए हैं। कंज्यूमर की बात ही कर लेते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फास्ट केबल कौन सा किरदार है जो अदा करता है? उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले तो है कि आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट दें। दूसरा ये होता है कि आप जब उनके डोर स्टेप पे या डीलर के जरिए पहुंचा रहे हैं, तो उनको ये तहफ़्फ़ुज़ और भी तरीके से करें कि काउंटरफीट केबल्स जो है वो परचेज ना कर लें। उसके लिए हमने फास्ट तस्दीक एक प्रोग्राम है जिसको हमने लॉन्च किया है, और वी आर द पायनियर इस लॉन्चिंग में। फास्ट तस्दीक ये है कि हमने अपने कस्टमर को अवेयर किया है कि जो कॉइल आप खरीद रहे हैं उसके अंदर केबल के ऊपर एक स्क्रैच है, और स्क्रैच के नीचे एक खुफिया कोड है। आप उसको स्क्रैच करें और उस कोड को हमारे फ़ोन पे भेजें, जो सबके फ़ोन टेक्स्ट कर दिया जाएगा। टेक्स्ट कर दिया करें। टेक्स्ट से उनको ये पता चल जाएगा कि केबल इज़ जेन्युइन। अगर वो कॉइल खुला हुआ है बिल्कुल ना परचेज करें। अगर वो कॉइल उस पे नंबर पे आपको मैसेज नहीं आता, आप कंपनी से रब्ता करें। अगर उसका मैसेज आ जाता है केबल इज़ जेन्युइन, तो फिर वो फास्ट केबल की वैलिड प्रोडक्ट है और वेरीफाइड प्रोडक्ट है। वेरीफाइड और प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनियों के नाम से कंपनियां तैयार करके 2 नंबर तरीके से माल जो है वो बेचा जा रहा होता है। तो हमारे पास फास्ट केबल के हवाले से एक ऐड भी मौजूद है, हम आपको दिखाते हैं। प्रोड्यूसर साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो ऐड जरा ऑन एयर करें। जी बिल्कुल, तारों से सितारों तक जनाब, इसमें रियल क्वालिटी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी ऐड में। मैं ये जानना चाहूंगा रियल क्वालिटी से क्या मुराद है फास्ट केबल? रियल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लेना, वो
मिनिमम स्टैंडर्ड को फॉलो करके भी बनाई जा सकती है और रेगुलर में जो उसके स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करके भी। रियल क्वालिटी ये है कि स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स के हाईएस्ट स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए। उसमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको किसी के पास ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, जैसे फास्ट केबल के पास सीसीवी लाइन है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो यूरोप में हो रही है और पाकिस्तान में ये फर्स्ट प्लांट है और फास्ट केबल को ये एजाज़ हासिल है, इसमें भी हम पायनियर हैं कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई है और अभी तक हमारा कोई मैच नहीं आया। और इस टेक्नोलॉजिकल एज की वजह से हम कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ट्रस्टेबल और वैलिड है और उस पर वो आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लॉलेस है। उसके साथ साथ हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और लेटेस्ट लैब्स हैं। उस लैब्स में हमारे पास 76 केवी तक कैपेसिटी है केबल्स को चेक करने की। ये सिर्फ घर की नहीं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस और प्लाजाज की। इवन कि मैं अब आपकी बिल्डिंग में आ रहा था तो मैंने बोर्ड को देखा तो उसमें भी फास्ट केबल यूज हुई। बिल्कुल, हमने इसकी वायरिंग पूरी जो करवाई है वो फास्ट केबल के तो साथ ही इन करवाई। चीज़ों को जब हम देखते तो हमने पाकिस्तान में 33 केवी तक की एमवी केबल्स बनाई है जो पहले पाकिस्तान में किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई और हमारी अपनी लैब में टेस्टेड है। तो ये जब होते हैं क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, फिर लैब्स टेस्ट जो है और इसके साथ खीमा नेदरलैंड और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनी हुई, फिर साथ इसके ये फास्ट तस्दीक वाला ऑप्शन जो है ये कंज्यूमर की अपनी मेंटल ट्रस्ट के लिए है कि वो इस चीज़ को यूज़ करें और नस्लों तक ये चलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो हमने लैब में सिक्योरिटी के साथ टेस्ट की हुई है। अच्छा, ये भी बताएं ये कंज्यूमर की बचत का जरिया किस तरह से बनती है फास्ट केबल्स? जब भी केबल का मटेरियल अच्छा होगा और मटेरियल टेस्टर ट्रस्टवर्दी होगा तो इसमें ये बचत होगी। बचत इसलिए होगी कि करंट ने पास करना है। ये कम्युनिकेशन मीडिया है करंट का, ये केबल्स दीवारों के अंदर होती है तो इसमें ये फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सके और इसका मटेरियल इतना अच्छा हो कि पीवीसी भी लीकेज ना दे सके। हमारे यहाँ होता भी इस तरह है ना कि शॉर्ट सर्किट समटाइम इसी वजह से होती है कि बिजली बंद हुई, अचानक आई, लोड ज्यादा हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें वीक मटेरियल की केबल यूज हुई होती है। वीक मटेरियल नहीं होना चाहिए। फिर उसके जो कैपेसिटी टेस्ट नहीं हुई होती। फिर उसके साथ साथ ये होता है कि इन केबल्स की लाइफ जो है वो एजिंग टेस्ट करनी चाहिए। एजिंग जैसे ही आप टेस्ट करेंगे, ये नहीं होता कि पहले साल तो ठीक चली, दूसरे साल वो चल नहीं रही या आपको इतनी बिलिंग दे जाता है। अब यहाँ बिलिंग की तरफ आए तो केबल के अंदर भी कंजप्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की। डिफरेंट जगहों पे आपने केबल लगाई हुई है और वो आपके डिफरेंट अप्लायंसेस को जा रही है, जैसे आपका फ्रिज है, फ्रीज़र है, आपका एसी है और दूसरी अप्लायंसेस हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है कि बाहर से मेन लाइन से आने वाली फ्लक्चुएशन को वो केबल बर्दाश्त कर सके और स्मूथली केबल करंट को वहाँ तक पहुँचाए। वो भी आपका तहफ़्फ़ुज़ है, आपके घर का तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि इन घर आपने बहुत अच्छा बनाया और क्वालिटी लो क्वालिटी की केबल यूज कर ली आपने। हर जगह जो नजर आने वाली है उस पर तो बहुत पैसा लगा दिया, वहां आपने बिल्कुल बचत का नहीं सोचा। लेकिन जब केबल की बारी आई है तो आप उस पर बचत ना करें, क्योंकि वो वन टाइम परचेज है और हर महीने आपको बिल की बचत देता है। जो कंजप्शन केबल के अंदर, जो नॉइस जो पैदा होता है केबल के अंदर, वो मोटर चला लेते हैं तो वो जब आप चलाते हैं तो सारे घर की लाइट डिम होती है, बंद करते हैं ठीक हो जाती है। तो आप कंसल्टेंट से मशवरा करके, हमारे कंज्यूमर को चाहिए कि वो अपने इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, कंसल्टेंट से, डिज़ाइनर से मशवरा करें और उसकी सही डिज़ाइनिंग करवाएं। एज़ पर कैपेसिटी केबल्स को यूज़ करें, एज़ पर कैपेसिटी केबल की लेंथ को डिसाइड करें और उसके साथ साथ जो आपका लगाने वाला है केबल बिछाने वाला, कनेक्शन करने वाला, उसको बहुत अच्छा होना चाहिए और वो इस चीज़ की केयर करे कि किसी जगह पे वो पॉइंट को लूज ना रखे। तो तब ये हम अपने घर में सुकून से रह सकते हैं और ये नस्लों तक चलेगी और आपकी प्रॉपर्टी के साथ साथ आपकी अप्लायंसेस जो है वो सारी महफूज रहेंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर फास्ट केबल्स किस तरह से मुतारफ करवा रही है? हमारे पास पहला भी प्लान था, हमने उससे पाकिस्तान केबल को पूरे पाकिस्तान को सर्व करके
तो पूरे पाकिस्तान में हमने क्वालिटी अवार्ड भी विन किए, डिफरेंट अवार्ड्स विन किए, लेकिन वो यूरोप में या अदर कंट्रीज़ में 7 कॉन्टिनेंट्स पे वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है। हमने इसको 2013 में लेटेस्ट CCV लाइन मंगवाई, उसको इंस्टॉल किया और 2014 से हमने ऑपरेशनल करके पूरी मार्केट को सर्व किया। CCV लाइन क्या है? CCV लाइन है कंटिन्यूस कैटररी वल्कनाइजेशन। ये इस तरीके की ट्यूब टाइप पाइप्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फेल्ड गैस की वजह से इस केबल को कंट्रोल किया जाता है, इसका रॉ मटेरियल, और पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। ये ह्यूमन टच इसमें कुछ 5% होगा, 95% ये मशीन मेड है। ठीक है जी। जो कि इस हवाले से कंट्रोल्ड है। मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ये CCV लाइन के हवाले से कंप्लीट ब्रीफिंग आपसे लेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ शेफ मौजूद हैं हमारे जहांगीर, उनसे पूछते हैं कि कहाँ तक रेसिपी पहुंच चुकी है। तो शेफ क्या कहेंगे, कितनी देर और रिक्वायर्ड है? तकरीबन फाइनल हो चुकी हुई है, अभी प्लेट करके मैं इसको आपके सामने पेश करता हूँ। कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी? तकरीबन 2 मिनट लग जाएंगे। 2 से 3 मिनट में जनाब इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा गार्निशिंग करके। तो इसकी जो अरोमा है वो पूरे स्टूडियो में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आज बड़ी टेस्टी बन गई है। गुलाम साहब के भी मुंह में पानी तो आ रहा होगा, जनाब हमारे मुंह में आ रहा है तो आपके मुंह में भी लाजमी तौर पर। खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू इसलिए अच्छी है कि हमने अपने पूरे स्टूडियो में वायरिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त सी फास्ट केबल की है। और वो होता है ना समटाइम कि आप लो क्वालिटी की जब वायर्स यूज कर लेते हैं तो वो बिजली की रनिंग जब ज्यादा होती है स्मेल लाना शुरू हो जाती है, उसमें से जलने का खतरा होता है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। ये स्मेल भी होती है, स्मोक टाइप स्मेल होती है। इसके साथ साथ ये है कि आपकी लाइट्स डिम रहती हैं, करंट पूरा नहीं सप्लाई देती। तो अच्छी केबल अच्छे मटेरियल के साथ बनी हुई ब्रांडेड केबल, जैसा कि फास्ट केबल है और क्लेम हम कर रहे हैं कि जी हाँ वी आर नंबर 1 विद रियल क्वालिटी, तो अभी हम वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। तो दूसरी बात यह है कि हम CCV लाइन पे बात कर रहे थे, तो CCV लाइन पे MV केबल्स बनाई जाती हैं, और MV केबल पहले जो है वो सायोप्लास्ट सिस्टम था, उसको पानी में से गुजारा जाता था, जिससे वाटर ट्री बन जाती थी, 7-8 साल बाद जो है वो बस्ट कर जाती थी। तो इस वक्त जो हम ड्राई क्योर सिस्टम से MV केबल बना रहे हैं, ये इंडस्ट्री के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए एक एसेट बन जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक की हमारी जो क्लेम है कि इसको कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक एसेट है। जिस तरह हमने ये क्लेम किया है कि नस्लों तक चले, तो मेरे वाले साहब ने जो घर बनाया उस पर भी फास्ट केबल यूज़ हुई, अब मैं उस पर रह रहा हूँ, तो मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, तो मेरे साथ साथ वो भी रह रहे हैं, तो मेरे यानी 3 नस्लें वहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। इसके बावजूद फास्ट केबल जो है, फास्ट केबल ड्यूरेबल और अच्छी क्वालिटी के साथ बनी हुई है। अच्छा, फास्ट केबल अपने कस्टमर्स को एम्पावर किस तरह से करता है? एम्पावर इस तरह करते हैं कि एक तो मटेरियल जो मार्केट में मौजूद है उसमें हमने फास्ट तस्दीक का जो कंसेप्ट दिया है, प्रैक्टिकली हम इसमें पायनियर हैं कि हमने केबल के अंदर केबल के सिरे पे वो स्क्रैच पाउडर लगाया है और कोड दिया है, जिससे वो अपनी केबल को वेरीफाई करते हैं। हम कस्टमर को एजुकेट कर रहे हैं कि आप इसको देखें और करें। अगर हम इसके पैक पे लगाते तो पैक तो बदला भी जा सकता था, उसके अंदर केबल बदली जा सकती, लेकिन हमने केबल के किया कि एंड कंज्यूमर इसको वेरीफाई करे कि जो प्रोडक्ट फास्ट केबल ने क्लेम किया है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है, क्या ये वही है, उसको गलत केबल तो नहीं आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने अपना काउंटरफीट बनने नहीं दिया, और बाकी भी हमारा कंट्रोल है। एक तो ये चीज़ें, ये हमारी पॉलिसीज़, दूसरा हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारी, दूसरी इसके साथ साथ टेस्टिंग, साथ ही इसके ये है कि हमने अपनी वेबसाइट पे कस्टमर सर्विसेज के लिए भी किया है, और कस्टमर सर्विसेज का हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। अच्छा, जिद्दत के हवाले से फास्ट केबल्स आने वाले वक्त में क्या इरादा रखती है? एक तो हम पहले ही पायनियर हैं पाकिस्तान में इंजीनियरिंग में, जो टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो पूरा प्लांट लगाया है, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह किया 2014 में। तो एक तो ये है हमारी अचीवमेंट है पाकिस्तान में।
दैट्स वाई वी क्लेम आवर फास्ट केबल एज नंबर 1 और उसकी टेक्नोलॉजी से ही ये रियल क्वालिटी देती है और नस्लों तक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आगे जो है इसके साथ साथ हमने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है LSZH, लो स्मोक ज़ीरो हैलोजीन। और लो स्मोक ज़ीरो हैलोजीन को हमने ग्रीन, फास्ट ग्रीन का नाम दिया है। तो फास्ट ग्रीन वो इस तरह है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ह्यूमन लाइफ के लिए वो रिस्क नहीं है। अगर किसी बड़ी बिल्डिंग में जी कोई केबल लग जाती है, खुदा न खास्ता कोई अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसमें से एक तो स्मोक बहुत कम होता है और स्मोक जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें हैलोजीन नहीं होती जो खून में जम के सांस के जरिए जो है वो किसी इंसान को बेहोश करती है या वो उसकी डेथ होती है। वैसे तो नहीं बेहोश होंगे, लेकिन ये जो हमारी रेसिपी अभी शेफ ने बना के यहाँ पे रख दी है ना, इसके अरोमा से जो है वो इसकी महक से मुंह में पानी इस कदर ज्यादा आ रहा है कि बोला नहीं जा रहा। ऊपर से सलमान साहब जो कि हमारे कैमरामैन हेड हैं, वो करीब करीब करके ना ऐसे शॉट्स दे रहे हैं कि स्क्रीन पे देखने के बाद यूं मन कर रहा है कि शो को छोड़ के जो है वो खाना शुरू कर दिया जाए। तो गुलाम साहब आपको भी काफी मुझे पसंद लगी देख के, कितनी खूबसूरती से प्रेजेंटेशन है, तो यकीनन ये बहुत अच्छा पका हुआ है और बहुत अच्छा जायका हो। चलें जी, आने वाले दौर के अंदर मजीद ऐसे कोई बेहतर प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर फास्ट केबल की जान से लाए जाएंगे, मतलब रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है ना। मैं अभी वो बात कर रहा था लो स्मोक ज़ीरो हैलोजीन की। इसके साथ साथ हमारी एक और बड़ी डेवलपमेंट है जो हम करंटली कर रहे हैं। AAA कंडक्टर्स हैं, ऑल एल्यूमिनियम अलाई कंडक्टर। पाकिस्तान में एल्यूमिनियम कंडक्टर बनाए जाते थे, ऑल एल्यूमिनियम, लेकिन अलाई नहीं बनाया जाता था। तो ये फर्स्ट प्लांट है पाकिस्तान में जो कि ऑल एल्यूमिनियम अलाई कंडक्टर बनाता है, जो NTDC और डिस्कोस को सर्व कर रहा है, जैसे फेस्को, लेस्को और मैपको है। यानी हुकूमती अदारों को भी और हम इस वक्त पूरी केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। वी आर नंबर 1 इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली कम्पिटिटिव। तो इसके साथ साथ मतलब आपका कंपटीशन पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो अच्छी क्वालिटी की केबल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ compete कर रहे हैं आप। जब तक वो नई टेक्नोलॉजी को अपनाएगा नहीं, वो हमारा कंपेटिटर नहीं हो सकता। हम इसको यूरोपियन और अदर कॉन्टिनेंटल स्टैंडर्ड जो है उसको मीट कर रहे हैं। हमारे पास मशीनरी भी वही है, हमारे पास मटीरियल भी इंपोर्टेड होता है और हम मैन्युफैक्चर यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करके अदारों को दे रहे हैं। पहले अदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, जैसे NTDC है, के इलेक्ट्रिक है, इनको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे अदर कंट्री से। अब ये हमारे कंट्री में अवेलेबल है, हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, वैसे कंट्री के अंदर अवेलेबल होने की वजह से इसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी ये होगी? जी बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है। अब अदर कंट्रैक्टर जो बाहर से आते थे, या केबलें बाहर से आती थी, या कंडक्टर बाहर से आते थे, या कोई वर्ल्ड बैंक के कोई प्रोजेक्ट होते थे, या USAID के होते थे, वो सारे यहीं से केबल ले रहे हैं। इसमें एक ABC केबल है जिसको कुंडा नहीं लगता। अच्छा, वो लाइन लॉसेस नहीं होते। और वो कराची में भी, सिंध में और यहाँ मुल्तान की तरफ भी वो हमने बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोवाइड की है। ये इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी क्या है कि कुंडा नहीं लग सकता? मतलब तारें तो नंगी होती हैं। तारें नंगी होती हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है इंसुलेशन होती है। वो इंसुलेशन जो है वो कटर से कट नहीं सकती। अच्छा, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो इंस्टीट्यूशन वाले ही कर सकते हैं अगर किसी को वहां से कनेक्शन देना हो। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी ना उस हिसाब से? बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि वो तो इनके इंस्टीट्यूशन के लिए है। और इंस्टीट्यूशन से हटके अगर बात की जाए, वो स्पेसिफिकली उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे जिससे उसे कट किया जाए। बिल्कुल ऐसा है। अब लोगों को पता ही नहीं होगा, उसका इंस्ट्रूमेंट आम लोग के पास मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि ये आम लोगों के लिए है भी नहीं। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए है। ठीक है, क्योंकि NTDC और दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो डेवलपमेंट हो रही है पूरे पाकिस्तान में, लाइनें बिछ रही हैं, ओवरहेड लाइंस जितनी भी हैं, HT लाइंस हैं, तो उनके लिए ये होता है। कस्टमर ट्रस्ट के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान में अवाम कितना एतमाद कर रही है फास्ट केबल्स? अवाम तो कर ही रही है। मैं अगर कंसल्टेंट्स की बात करूं कि उनको 2 या 3 ब्रांड अप्रूव करने होते हैं। ठीक है, मोस्टली कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स, इस वक्त हम अप्रूवल में भी नंबर 1 हैं। तो जब उनके अपने घर की बारी आती है या अपने ऑफिस बनाना होता है या ऐसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है उसमें करना होता है, तो वो हमेशा प्रायोरिटीज करते हैं फास्ट केबल्स को। अच्छा, अब अगर कंसल्टेंट अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है फास्ट केबल्स, तो आप ये इसकी रिकमेंडेशन और इसका ट्रस्ट लेवल खुद जज कर सकते हैं। तो इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा सेल्स वॉल्यूम और हमारी जो ये फेम है लोगों के ट्रस्ट की वजह से है।
आने वाले चंद सालों में फास्ट केबल्स को कहां पे देखते हैं आप? हम फास्ट केबल को कम से कम एशिया में टॉप हर पे। कंपटीशन को बीट करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, आपके पास बता रहे थे लैब्स भी मौजूद है जिसमें टेस्टिंग की जाती है। इंजीनियर्स जो आपके पास मौजूद होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं? पहले तो मैं ये बात बताऊं कि लैब्स में मोर देन ग्रेजुएट इंजीनियर्स जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं, वेल ट्रेंड हैं, फॉरेन से ट्रेनिंग लेके आए हैं उन लैब्स को। जब हम मशीनरी खरीदते हैं, लैब्स खरीदते हैं, तो साथ अपने पर्सनस को ट्रेन भी करवाते हैं। दे आर वेल ट्रेंड और बिल्कुल परफेक्ट टेस्टिंग होती है। जिस तरह हम कीमा लैब में कंसिडर कर सकते हैं, कीमा लैब का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, इंटरनेशनली हम एक्सपोर्ट कर सकें। कुछ चीज़ें हैं जिनको रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। अदरवाइज़ हमारे पास जो टेस्टिंग लैब है, बहुत सारे गवर्नमेंट अदारों के पास भी उतने टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है जितनी हमारे पास। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट कर रहे हैं आप? एक प्लांट था और पाकिस्तान में हमारे पास 2 प्लांट है और किसी केबल मैन्युफैक्चरिंग के पास 2 प्लांट नहीं। अच्छा, अब ये 6 बिलियन की हमारी इन्वेस्टमेंट अरे क्या बात। और उस पे वो कम से कम 2000 बंदे को जो है वो रोजगार मिला है। 2000 बंदे का मकसद ये है कि 2000 खानदान, 2000 खानदान, और 2000 खानदान में अगर एक खानदान में 5 बंदे भी हों जी, तो इसे आप देख सकते हैं कि एक बड़ी 10,000 हो गया। तवील लिस्ट है लोगों की। तो ये फास्ट केबल की कंट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना नहीं है। फास्ट केबल हॉस्पिटल्स को सपोर्ट कर रहा है, वेलफेयर अदारों को सपोर्ट कर रहा है। इसके अपना हॉस्पिटल है, इसके अपने वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। यानी आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको मुकम्मल फैसिलिटेट भी किया जाता दे है। आर वेरी काइंड और सोसाइटी माइंडेड है। ये तो आपकी सेटिस्फेक्शन से इल्म हो रहा है कि कंपनी जो है, इट्स माई 23rd ईयर विद कंपनी, मैं पायनियर मेंबर्स में से हूँ। तो मैं अभी उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा कि हमने अवेयरनेस के लिए ना सिर्फ कंसल्टेंट बल्कि पब्लिक के साथ साथ हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, हम उनके पासिंग आउट बैच को पूरा फैक्ट्री का विजिट करवाते हैं ताकि उनको अवेयरनेस हो कि केबल बनती कैसे है, कौन कौन सी केबल कहाँ पे यूज़ होती है, इसको डिज़ाइन कैसे करना है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और एक न्यू टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जो आई है, जो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही नहीं था, उससे उनको इंटरेक्ट करवाते हैं। बिल्कुल इंटरेक्ट करवाना भी चाहिए और लोगों को भी इस हवाले से बताना चाहिए कि अगर आप महफूज मुस्तकबिल चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतखाब फास्ट केबल्स का करना चाहिए। गुलाम यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। आपने बहुत मुफीद मशवरे जो हैं वो हमारे शो के अंदर दिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।